स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। इस सेशन में हम नया अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि हम सब मिलकर राजस्थान के जीके को कवर करेंगे। इसमें किस तरीके से पैटर्न रहेगा, क्या क्या कवर किया जाएगा, क्या क्या एम है इसका, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों इस प्लेलिस्ट को बनाया जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आ रही थी कि जो राजस्थान का जीके है पुराने ज़िलों के आधार पर है, तो हम इस प्लेलिस्ट को बनाएंगे नवीनतम ज़िलों के आधार पर। सबसे पहली बात, आपको नवीनतम 41 ज़िलों के आधार पर ये पूरा प्लेलिस्ट डिज़ाइन किया जा रहा है। और इसमें क्या ध्यान रखा जाएगा, इसमें एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच रखा जाएगा, यानी कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है सिर्फ वही डिस्कस किया जाएगा, इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं की जाएंगी। एग्ज़ाम से रिलेवेंट स्टडी की जाएगी सिर्फ, जो कि आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सके, आपकी सिलेक्शन को और क्लोज ला सके। और क्या सर इसमें 2-4 क्लासें होने के बाद ख़त्म हो जाएगा? क्या इसमें बाकी जो प्लेलिस्ट हैं जिसमें इधर उधर का पूरा कुछ भी बढ़ा दिया जाता है वैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं। ये कंप्लीट फ्री कोर्स है। इसमें आपको जीरो से लेकर बिल्कुल हीरो बनाया जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन राजस्थान जीके का इस प्लेलिस्ट से बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आज हमारी पहली क्लास होगी और जिस तरह से आप इंटरेक्ट करेंगे, अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, उस हिसाब से हम इस प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये सेशन और हमारा एफर्ट्स पसंद आता है तो हमारे इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं पहली क्लास से। सबसे पहली बात, राजस्थान का जीके हम पढ़ रहे हैं 41 ज़िलों के आधार पर। तो पहले देख तो लें कौन से 41 ज़िले हैं। पहले पुराने 33 ज़िले थे, 8 नए ज़िले जोड़ दिए, कुल 17 ज़िले हो गए। तो इसमें है गंगानगर, बीकानेर। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें होती हैं, बच्चा समझता है ये तो मुझे आती हैं, मैं ये क्यों पढूं। तो अगर हम बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो उन चीज़ों को भूल जाते हैं। चाहे आपको कितना ही मैप याद हो, एक बार देख लेने से वापस समराइज हो जाएगा, अपने ब्रेन में रिस्टोर हो जाएगा, रीइंफोर्समेंट हो जाएगा और आपको लंबे समय तक याद रहेगा। एग्ज़ाम में बेहतर क्लैरिटी मिलेगी। तो ये गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर फलोदी, यहाँ जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इसके बाद भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा। बूंदी को छोड़ दीजिए, एक बार हम वही ज़िले देख रहे हैं जो बाहरी किसी सीमा से टच होते हों, तो बूंदी किसी से टच नहीं हो रहा है। 12 के बाद में हो गया कोटा, फिर से टच कर रहा है। फिर है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खेरथल तेजारा, कोटपुतली बहरोड, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। ये सब वो ज़िले हो गए जो बाहर की सीमाओं से टच करते हैं। अब जो अंदर वाले ज़िले बच गए उनको देखते हैं। तो बालोतरा, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, 4 ज़िले ये हो गए। इसके अलावा पाली, ब्यावर, अजमेर, जयपुर हो गया। अब बचा राजसमंद। राजसमंद के बाद बचा बूंदी, टोंक, फिर दौसा, और ये हो गया राजस्थान के 41 ज़िलों का एक बार रिवीजन। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए क्या करना है आपको, हम वीडियो को रिपीट नहीं करेंगे, कोई भी कंटेंट को रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपको रिपीट करना है तो वीडियो को पीछे करें और दोबारा से देख लें। अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब रिवीजन के लिए एक ब्लैंक मैप लेना है और आपको इसमें भरना है, जैसे कौन सा ज़िला कहाँ है, तो आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा ये। जैसे यहाँ गंगानगर था,
बीकानेर था, फलोदी, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद सिरोही, सिरोही, सॉरी जालोर, फिर आएगा सिरोही, सिरोही के बाद आगे बढ़ेंगे तो उदयपुर, उदयपुर के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद आ जाएगा यहाँ पर कोटा, कोटा के बाद झालावाड़, फिर बारा, फिर इसके बाद आ जाएगा फिर से कोटा और ये आ जाएगा सवाई माधोपुर, इसके बाद आ जाएगा करौली, फिर आ जाएगा धौलपुर, धौलपुर के बाद यहाँ आ जाएगा भरतपुर, भरतपुर के बाद में आ जाएगा डीग, डीग के बाद अलवर, अलवर के बाद खेड़तल तिजारा, फिर आ जाएगा अपना खेड़तल तिजारा के बाद कोटपुतली बहरोड, फिर सीकर, फिर आ जाएगा चूरू, फिर झुंझुनू, फिर हनुमानगढ़। अब बचे कौन से अंदर वाले बचे, तो उसमें हो गया ये बालोतरा, जोधपुर, नागौर, रिडवाना कुचामन, फिर यहाँ पर बचा एक पाली, पाली के बाद में इधर आते हैं तो ये ब्यावर, ब्यावर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद जयपुर, अब इधर बचा उदयपुर से अलग होके सलूम्बर और ये राजसमंद, राजसमंद के बाद ये बचा टोंक, टोंक के बाद ये बचा दौसा और दौसा और एक ही बच गया बूंदी। ऐसे बार बार मैप को भर के अपने को बहुत ही अच्छा कर लेना है, क्योंकि अगर माइंड में मैप सेट रहेगा तो कोई भी चीज़ें होंगी उनको आराम से अपन याद रख पाएंगे, एसोसिएट कर पाएंगे चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राजस्थान को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है। तो एक ये हो गया, फिर एक ये अपनी अरावली पर्वतमाला हो गई और इधर का पार्ट बच गया। तो इसको कहते हैं थार का मरुस्थल। ये हो गया थार का मरुस्थल। ये होगी अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। फिर है अपना ये पूर्वी मैदान, इसके बाद है हाड़ौती का पठार। हो सकता है ये चीज़ें आपको बहुत बेसिक लगें, लेकिन हम 0 से लेकर पूरा एंड तक चलेंगे। हाड़ौती का पठार, तो कोई भी चीज़ स्किप नहीं करें, क्योंकि हमें लगता है कि हमें आ रहा है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर अगर रिवीजन नहीं हो पाता है तो वही चीज़ स्किप हो जाती है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जैसे कि हाड़ौती का पठार है। हाड़ौती का पठार का निर्माण जो हुआ है वो लावा से हुआ है। अपन आगे अभी समझेंगे कि लावा से कैसे हुआ है। जो हाड़ौती का पठार है और जो गोंडवाना लैंड, ये अरावली पर्वतमाला है, ये दोनों गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब ये गोंडवाना लैंड क्या है इसको भी समझेंगे आगे। अब ये जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान, ये दोनों टेथिस सागर के भाग हैं। ये टेथिस सागर क्या है इसको भी देखेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं, पहले यही देखते हैं कि ये गोंडवाना लैंड कैसे हुआ, टेथिस सागर क्या है, इनके बारे में देखते हैं। तो ये अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ है और इस अर्थ में 2 भाग थे, एक तो पानी और एक ये वाला भाग भूभाग था। इस भूभाग को पेंजिया कहा गया।
और पानी वाले भाग को पेंथालासा कहा गया। अब ये नाम किसने दिए? अल्फ्रेड वेगनर ने दिए थे, ये भी याद रखना है। अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। अब जो ये पेंथालासा पार्ट है मूल रूप से प्रशांत महासागर का ही भाग है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, इसलिए हम बारीकी से हर एक चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे। अब एक टाइम के बाद क्या हुआ, ये जो भूभाग था ये दो भागों में विभाजित हो गया, पहला ये, दूसरा है। तो ये उत्तरी भाग है क्योंकि उत्तर की साइड में है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ साइड वाले भाग को क्या कह दिया? उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, और साउथ वाले भाग को कह दिया गोंडवाना लैंड। ठीक है। अब इन दोनों भूभाग के बीच में जो पानी है इसको कह दिया, ये महासागर है, इसको कह दिया टेथिस सागर। अब हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का जीके, तो हमें राजस्थान पर फोकस करना है, तो हम सीधे पॉइंट की मुद्दे की बात पर आते हैं। तो ये जो वाला भूभाग है ये राजस्थान का भाग है, तो ये कौन से लैंड से जुड़ा हुआ है? गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ है। तो पूछे कि राजस्थान की उत्पत्ति कौन से भाग से हुई है, तो गोंडवाना लैंड से हुई है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो जैसे ये है इंडिया का, यहाँ पे ये वाला भाग इंडिया का यहीं से डेवलप हुआ है, जैसे ये इंडिया का आधा भाग है, पर वाला छोड़ दिया है। तो इस भाग को क्या कहते हैं? इंडिया का प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। प्रायद्वीपीय भाग है, यानी कि पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत किस लैंड का पार्ट है, तो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और अब हम वापस पीछे चलते हैं एक बार, क्योंकि हमें पता लग गया कि पेंजिया, पेंथालासा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड ये सब क्या हैं। तो टेथिस सागर से उत्पन्न हुए कौन से थे? थार का मरुस्थल था और पूर्वी मैदान। गोंडवाना लैंड से उत्पन्न कौन सा हुआ? अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार। अब इनके निर्माण का क्रम भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्राचीनतम है और कौन सा नया है। तो 1 मिनट के लिए इसको हटा देते हैं। अब पूछ सकता है कि प्राचीनतम से लेके न्यूनतम तक का ऑर्डर बताओ। नवीनतम। तो जो अरावली पर्वतमाला है वो सबसे प्राचीनतम भूभाग है अपना राजस्थान के लिए, या विश्व का भी बोल सकते हैं इसको। तो अरावली हो गया। अरावली के बाद कौन सा पार्ट बना था? हाड़ौती का पठार। कैसे बना था इसको अभी आगे समझेंगे। फिर है पूर्वी मैदान बना था। पूर्वी मैदान के बाद में बना मरुस्थल, मरुस्थल वाला भूभाग। अभी कैसे बना था, क्या हुआ था, ये देखते हैं। इसके लिए हम समझते हैं ये वर्ल्ड का मैप है। हमें इस मैप में सिर्फ इतने से मतलब रहेगा एक बार के लिए। तो समझते हैं कि क्या घटनाएं रही होंगी, कैसे निर्माण हुआ होगा राजस्थान का, उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो सबसे पहले जो अपना गोंडवाना लैंड का पार्ट था, जो कि ये समझ लो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ये जाके अफ्रीका की प्लेट से टकराया। ये अफ्रीका है। पहले इनको अफ्रीका प्लेट, यूरोप प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट ऐसे कहा जाता था, एशिया प्लेट। तो जब ये गोंडवाना लैंड का पार्ट अफ्रीका प्लेट से टकराया तो यहाँ पर अफ्रीका के अंदर तो किलिमंजारो प्लेट बन गई, किलिमंजारो पर्वतमाला बन गई। यानी कि यहाँ पर किलिमंजारो पर्वत था, उससे जाके टकराया तो किलिमंजारो इससे जाके टकराया।
तो ये फोल्ड हो गई, मतलब जब ये इससे जाके टकराया तो कोई भी चीज़ ऐसे टकराती है तो फोल्ड हो जाती है, तो वैसे ये फोल्ड हो गई, मतलब ये यहाँ पे आ गया, तो ये इसके टकराने से फोल्ड हो गया। तो यहाँ फोल्ड होने से क्या बना, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है, क्योंकि ये टकराने से फोल्ड होने से बनी है तो इसको वलित पर्वतमाला भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अब ये इसको टकराने के बाद इससे टकराया और फिर इधर मूव करना शुरू कर दिया। जब इधर मूव करना शुरू किया तो बीच में एक लावा का उद्गार हुआ, तो ये पार्ट जब इधर मूव कर रहा था तो बीच में एक लावा का उद्गार हुआ, ये क्योंकि एक हॉटस्पॉट था यहाँ पे। अब इस लावा के उद्गार होने से जो पठार बना उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार बना, दक्कन का पठार हुआ। अब और ये आगे मूव किया। अब ये जो पहले भारतीय था नहीं ना यहाँ, तो ये एशिया वाला पार्ट ऐसे ही था, तो जब ये आगे मूव करेगा तो इन दोनों के बीच में महासागर है, महासागर और जो गोंडवाना लैंड का पार्ट है और इधर हिमालय पर्वतमाला पार्ट है, ये सब बचा। जब ये टकराएंगे तो यहाँ से हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। ये अपना, लेकिन हमें सीमित रहना है राजस्थान तक। तो राजस्थान के संदर्भ में ध्यान रखा हमने कि गोंडवाना लैंड का पार्ट था। जब ये अफ्रीका की प्लेट, अफ्रीकन प्लेट से जाके टकराया तो अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत बन गया और अपने भारत में अरावली पर्वतमाला बन गया, यानी कि राजस्थान का ही हिस्सा, मतलब भारत, राजस्थान भारत का ही हिस्सा है, तो एक्चुअली बन गया अरावली पर्वतमाला। इन दोनों को वलित पर्वतमाला कहते हैं क्योंकि ये दोनों फोल्ड होने से बनी है। फिर आगे बढ़ा तो हॉटस्पॉट निकला, इस लावा का उद्गार हुआ, जिसको दक्कन का पठार कहते हैं। राजस्थान में इसी को हाड़ौती का पठार कहते हैं क्योंकि ये लावा से निर्मित है, तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वतमाला है, तो इसमें भारी धातुएं पाई जाती हैं। नीचे जमाव हो गया था भारी धातुओं का, इसलिए इसमें भारी धातुएं पाई जाती हैं, धातु खनिज पाई जाती है। बेसिक सा क्वेश्चन है, याद रखना इसको। अब ये किस युग की बातें चल रही थी, जो राजस्थान का निर्माण हम सब बता रहे हैं, वो सब क्रिटेशियस युग की बातें चल रही हैं। पहले थोड़े थोड़े फैक्ट आएंगे, फिर एक सीरीज में चालू हो जाएगा। शुरू में जब कैसे कोई लैंग्वेज शुरू करते हैं तो ऐसे लगता है कि क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जैसे वर्ड्स बनना शुरू होते हैं, सेंटेंस बनना शुरू होते हैं, समझ आने लगता है। वैसे ही धीरे धीरे जैसे इस अपन प्लेलिस्ट में आगे बढ़ेंगे, आपको और भी ज़्यादा बेहतर समझ में आता जाएगा। तो जो भारत वाला पार्ट था गोंडवाना लैंड का, और जो यूरेशिया प्लेट थी यहाँ, यूरेशिया प्लेट, और जब ये गोंडवाना लैंड का पार्ट टकराया तो यहाँ पर बनी थी हिमालय पर्वतमाला। ठीक, इसमें और कुछ ज़्यादा समझने वाला है नहीं। अब चलते हैं राजस्थान की स्थिति पर। अब आपको थोड़ा और इंटरेस्ट आने लगेगा कि राजस्थान की स्थिति कहाँ पर। पहली बात देखेंगे अपन भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में किधर है, तो राजस्थान यहाँ पर स्थित है। तो अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर हो गया। भारत के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर हो गया, उत्तर पश्चिम दिशा में। ग्लोब के संदर्भ में देखें तो ये अपना ग्लोब है, समझ लो।
ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हो गया अक्षांश, ये हो गया देशांतर। तो राजस्थान की स्थिति यहाँ है। ठीक है, तो राजस्थान की स्थिति किधर रहेगी, तो अपन देखेंगे। अगर ये क्या हो गया 0 डिग्री विषुवत रेखा, और ये हो गया ग्रीनविच रेखा। तो अगर अक्षांश के संदर्भ में देखेंगे तो नॉर्थ में हो जाएगा, और देशांतर के संदर्भ में देखेंगे तो ईस्ट में हो जाएगा, ध्यान रखना है। और ग्लोब के संदर्भ में पूछ लेगा तो क्या बता देना है, ग्लोब के संदर्भ में ये क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर स्थित है। इसके अंदर इतना ही था। अब आगे देखते हैं कि राजस्थान की स्थिति विश्व के आधार पर या एशिया के संदर्भ में देखें। एशिया के संदर्भ में देखें तो एशिया के संदर्भ में अपन ने अभी मैप देखा था, अफ्रीकन प्लेट थी, फिर अपना ये एशिया था, एशिया के अंदर यहाँ अपना इंडिया था। एक बार के लिए ऐसे समझ लो कि ये इंडिया है। तो इससे देखेंगे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, वेस्ट साउथ, यानी कि दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम दिशा में आ जाएगा। अब देखो राजस्थान की स्थिति और विस्तार की बात करते हैं। अपन ने स्थिति देख ली है, अब विस्तार की बातें करते हैं। विस्तार की बातें करने के लिए हम देखेंगे कि ये राजस्थान का मैप है। मैप में ये नॉर्थ से साउथ हो गया और ये ईस्ट से वेस्ट हो गया, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो ये अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अक्षांशीय विस्तार है, और ईस्ट से लेके वेस्ट तक देशांतरी विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार में देखते हैं तो यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक का विस्तार है। और देशांतरी विस्तार देखेंगे तो इसका हो गया 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट, ये देशांतरी विस्तार हो गया। अब नॉर्थ के अंदर जो है विस्तार, उसका टॉप मोस्ट पर यानी कि एकदम कोने पर कौन सा गांव स्थित है, इनके बारे में देखेंगे। ये विस्तार हो गया सबसे पहले, तो यहाँ पर हो गया कोणा गांव, गंगानगर तहसील, गंगानगर में ये। ठीक है, और साउथ में अगर देखेंगे तो बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक करें। अब हम बात करेंगे ईस्ट में। ईस्ट में क्या है, ईस्ट में हो गया शिलावट गांव, शिलावट गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर में। और वेस्ट की बात करेंगे तो वेस्ट में क्या हो जाएगा, वेस्ट में अपना आ जाएगा कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर, कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। ठीक है, अभी विस्तार कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, वो सब भी देखते हैं। तो नॉर्थ से साउथ तक की डिस्टेंस कितनी है, मतलब कितना विस्तार है इसका, तो ये 826 किलोमीटर।
और ईस्ट से वेस्ट तक का विस्तार कितना हो गया, ये है 869 किलोमीटर। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 869 में से 826 चला जाएगा तो 43 किलोमीटर। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो एक क्वेश्चन बन सकता है जैसे मान लो कि ये 69 डिग्री 30 मिनट है, 78 डिग्री 17 मिनट है। तो जब सनराइज होता है यहाँ से, तो सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पर होगा, धौलपुर में होगा, शेलाट गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर में। और सबसे लेट सूर्योदय किधर होगा, कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर में। अब लेट सूर्योदय हुआ है तो सूर्यास्त भी लेट ही रहेगा, तो सूर्यास्त सबसे लेट होता है, वो होता है कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर में। और सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ हो जाएगा, सिलावट गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर के अंदर। अब ये पूछ सकता है कि यहाँ सूर्य उदय हुआ और यहाँ सूर्य उदय हुआ, इन दोनों में कितना डिफरेंस आ सकता है, टाइम का पूछ सकता है। तो 1 डिग्री को पार करने में, एक अक्षांश को पार करने में कितना मिनट लगता है, सूर्य को 4 मिनट लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो कितना हो गया, 78 डिग्री 17 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट। इन दोनों का डिफरेंस जब लेंगे हम तो लगभग आ जाएगा 8 डिग्री और 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट, ये हो गया। अब देखिए एक को पार करने में 4 मिनट लग रहे हैं, तो 8 चौक 32, तो ये सीधा सीधा हो गया। और 47 मिनट का लगभग 3 मिनट के या 2 मिनट 3 मिनट के आसपास ये हो गया, यानी कि लगभग ये टोटल होता है 35 मिनट 8 सेकंड। ठीक है, ये सब बातें हो गई। इसके अलावा क्या पढ़ सकते हैं इसमें, एक्चुअल में यही है। और एक पूछ सकता है इसमें विकर्णों की लंबाई, तो देखते हैं अगले पेज पर। विकर्णों की लंबाई को देखते हैं। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एक ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट, ये वाला जो विकर्ण है इसकी लंबाई होगी 784 किलोमीटर। और नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक की विकर्ण की लंबाई है 850 किलोमीटर। और इनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 66 किलोमीटर। एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसके आधार पर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार देखा, अक्षांश विस्तार देखा। अक्षांश विस्तार में क्या देखा अपन ने, 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, ये विस्तार था। अभी जो अक्षांश विस्तार है टोटल कितना हो गया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 डिग्री 9 मिनट। तो ये क्या हो गया, अक्षांश विस्तार आ गया। अब अक्षांशीय रेखाएं जो होती हैं उनका इम्पोर्टेंस क्या है, अक्षांशीय रेखाएं उनका इम्पोर्टेंस क्या है। इनका इम्पोर्टेंस है कि जलवायु को निर्धारण करती हैं। ऐसे ही देशांतर भी तो था, देशांतर था वो स्टार्ट हो रहा था अपना 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट। तो ये देशांतर विस्तार हो गया। तो इसका बीच में डिफरेंस क्या हो गया, ये हमने अभी देखा ही था, 8 डिग्री 47 मिनट। देशांतरीय रेखाएं जो होती हैं ना उनका रोल क्या होता है वो देख लेते हैं।
तो देशांतरी रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं। हमने अभी देखा था कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, उस हिसाब से ये क्या होती हैं, देशांतरी रेखाएं क्या होती हैं, समय निर्धारण करती हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीज़ें और देख लेते हैं और सेशन को एंड करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो अपने ये स्टार देखा था कि एकदम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो जो मध्यवर्ती देशांतर रेखा है, ये पूरा देशांतर था ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। जो मध्यवर्ती देशांतर है यानी कि एकदम मिडिल पॉइंट, वो कितने डिग्री पर आता है, 74 डिग्री पर आता है। और जो देशांतर है, ये देशांतर है, इसका मिडिल पॉइंट क्या होता है, ये कितने डिग्री पर आता है, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये 23-3 से शुरू होता है, तो यहाँ पर मिडिल पर पहुँचते पहुँचते कितना हो जाता है, 26 डिग्री 34 मिनट। एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। 2-3 फैक्ट और देखते हैं। राजस्थान से कर्क रेखा का गुजरना होता है, तो कर्क रेखा किधर से गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा के एकदम बीचों बीच और डूंगरपुर के एकदम दक्षिणी भाग को टच करते हुए इधर से। तो यहाँ पर दक्षिणी भाग जो है डूंगरपुर का, वो कौन से भाग गांव से निकलती है, कर्क रेखा, ये होगी कर्क रेखा, ये हो गया चिखली गांव से, डूंगरपुर का चिखली गांव। और जो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है वो कितनी होती है, 26 किलोमीटर। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ गिरेंगी, क्योंकि कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है तो सर्वाधिक सीधी किरणें भी बांसवाड़ा में ही गिरेंगी। और बेसिक क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कर्क रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो ये गंगानगर का है। सबसे पास वाला पूछेगा तो सबसे पास वाला तो बांसवाड़ा हो ही गया। और इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि संपूर्ण राजस्थान कर्क रेखा से लगभग उत्तर दिशा में स्थित है, ये छोटा सा पार्ट है तो इसको नगण्य मान सकते हैं। सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ गिरेंगी, वो हो ही गया गंगानगर में। और सर्वाधिक लंबवत चमकता है सूरज, तो वो कौन से जिले में चमकता है, हो गया अपना जोधपुर में। इसीलिए जोधपुर में सौर ऊर्जा के उत्पादन की संभावनाएं हैं। बस आज के लिए इतना ही था, बाकी कंटिन्यू करेंगे कल। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्या इस प्लेलिस्ट को आगे जारी रखना चाहिए, क्या आपको कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।